अभी 18वां लेसन है ये, दस्त एवं ज्वर आहार में। ठीक है, जनरली दो बीमारियां तो जरूर होती हैं, दस्त भी होते हैं और बुखार भी आता है। बुखार हम दीर्घकालीन ज्वर भी कह सकते हैं, अल्पकालीन भी कह सकते हैं। ठीक है, उससे संबंधित हम इसमें पढ़ते हैं, उससे भोजन में परिवर्तन हो जाता है, भोजन में परिवर्तन करके हम तो जनरली चीज़ें जानकारी हैं तो अब याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अल्पकालीन होता है जो कि 24 घंटे 48 घंटे में ख़त्म हो जाता है। दीर्घकालीन होता है जो कि ज़्यादा समय तक चलता है और उसको पोषण की आवश्यकता हमें पूर्ति करनी होती है। तो अल्पकाल में किस प्रकार का व्यंजन की आवश्यकता होती है और दीर्घकालीन में किस प्रकार की, उसी से तहत हम इसको पढ़ रहे हैं। 18 है दस्त एवं ज्वर आहार। दस्त एवं ज्वर सामान्य रूप से संक्रामक रोग होते हैं। दस्त पाचन संबंधी विकार है, ज्वर श्वसन संबंधी रोग है। बदलते मौसम के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण ही किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति दस्त व ज्वर से ग्रसित हो सकता है। इस सामान्य बीमारी के उपचार व रोकथाम में डॉक्टर की सलाह, दवाइयाँ, स्वच्छता, आराम तथा उपयुक्त आहार लेना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। रोगावस्था में रोगी व्यक्ति को भूख मंद हो जाती है, पाचन क्षमता क्षीण हो जाती है तथा रोग की प्रकृति, दशा, तीव्रता के कारण विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। इस पाठ में हम दस्त और ज्वर से स्थिति को होने वाली शारीरिक परिवर्तनों के आहारी प्रबंधन और रोगों का उपचार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दस्त यह एक अवस्था है जिसमें मल का विसर्जन आवृत्ति, तरलता और मात्रा सामान्य की तुलना में अधिक होता है। इस अवस्था में ढीला या पानी जैसा थोड़ा या बहुत अधिक मात्रा में अगठित मल बार बार विसर्जित होता है। दस्त के ग्रसित व्यक्ति कमजोर व कुपोषित हो जाता है, उस पर कार्य करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकार अवरुद्ध हो सकता है। दस्त की अवस्था में यदि रोग ध्यान नहीं दिया जाए तो शरीर के अत्यधिक मात्रा में खनिज लवणों की क्षति होने के कारण निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। शिशु व बच्चों में दस्त जानलेवा भी बन सकता है। दस्त सामान्यतः अस्वच्छ वातावरण, अस्वच्छता आदतों के कारण ही संक्रमण का परिणाम स्वरूप होती है। दस्त की अवधि की तीव्रता के आधार पर दस्त अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन दस्त, इस प्रकार के दस्त प्रारंभिक अवस्था में पानी की तरह असंगठित मल विसर्जित होता है, जिसकी आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। रोग 1 घंटे में अनेक बार मल विसर्जित करता है। दस्त के साथ साथ अन्य सामान्य लक्षण जैसे कि पेट दर्द होना, ऐंठन आना, कमजोरी आना, उल्टी आना, जल समस्या आ जाती है। अल्पकालीन दस्त में 24 से 48 घंटे का समय रहता है। इस अवस्था में निर्जलीकरण के डर के कारण जल व खनिज लवण की आपूर्ति करना प्राथमिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि पोषण की दृष्टि से यह आपूर्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं बात करूँगी यहाँ पे प्राथमिकता क्या आ रही है, प्राथमिकता आ रही है वहाँ उस समय उसके पोषण के लिए हमें खनिज लवण और जल की है। तो इस समय हमें ORS के घोल के लिए प्राथमिकता दी जाती है कि आप निरंतर उसको जल पिलाते जाइए, ORS का घोल पिलाते जाइए। ठीक है, दवाई भी आप देते जाइए क्योंकि वो प्राथमिकता है, क्योंकि उस समय उसकी स्थिति बहुत ही खराब रहती है। अब दीर्घकालीन दस्त की बात करेंगे। इस प्रकार के दस्त अल्पकालीन दस्त की तुलना में लंबे समय तक रहते हैं, 2 सप्ताह या उससे अधिक तक भी बने रह सकते हैं। दीर्घकालीन दस्त कहते हैं। इस प्रकार के दस्त की तीव्रता कम होती है। रोग दिन में 3-4 बार अगठित मल विसर्जित करता है। दस्त की स्थिति काफ़ी तेजी से छोटी आंत से गुजर जाना होता है, परिणाम से पोषक तत्वों के अवशोषण में पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। कुपोषण जनित रोगों से उभरने की संभावना अधिक रहती है। अतः आहार द्वारा उपचार के महत्वपूर्ण उद्देश्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति करना होना चाहिए, जिससे पोषक तत्वों की क्षति से बचा जा सके। आहारीय प्रबंधन। अल्पकालीन दस्त, इस प्रकार के दस्त शरीर में अत्यधिक मात्रा में शरीर के खनिज लवणों की क्षति के परिणाम स्वरूप निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। यदि समय रहते उपचार नहीं किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति में समय रहते आसानी से शरीर में जल की क्षतिपूर्ति मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ORS चीनी द्वारा घोल बच्चे की जितनी जल्दी हो सके दिया जा चाहिए। निम्नानुसार 1 गिलास प्रति बार मल विसर्जन की दर बढ़ जाती है। ORS का घोल साथ साथ तरल पदार्थ भी दिया जा सकता है। नारंगी का पानी, नारियल का पानी, जौ का पानी, नींबू की चाय, फटे हुए दूध की पानी, नींबू, शिकंजी, अनाज का पानी, दाल का पानी आदि, मतलब अल्प मात्रा में पतला चीज़ हमें उसको देते रहना चाहिए ताकि उसके खनिज लवण की आपूर्ति होती जाए, क्षति को आपूर्ति करते रहे। और ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल सोल्यूशन, निर्जलीकरण से बचने के लिए एक आवश्यक लवण की भलीभांति आपूर्ति हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रस्तावित किए गए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये आपका प्रश्न बन के आएगा बच्चों, इसका नाम लिखिए। ठीक है, WHO का नाम लिखिए। यह घरेलू आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य ORS का नाम लिखिए, ये किसने प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्तावित ओरल सॉल्यूशन है। यह घोल आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, दवाओं की दुकानों पे मिल जाता है। घोल बनाने के लिए उबला हुआ ठंडा पानी 200 मिलीलीटर, 1 गिलास पानी के लिए और एक छोटा पैकेट 5.7 डालें, अच्छी तरह से मिलाएं और पैकेट 28 ग्राम 1 लीटर में। ORS का घोल 24 घंटे के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। घोल की अधिक आवश्यकता होने पर नया घोल बना लेना चाहिए। 24 घंटे के बाद पुराना घोल को फेंक देना चाहिए। इसकी मात्रा आयु, निर्जलीकरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। शिशु के बच्चों में 24 घंटे से 1-2 लीटर ORS का घोल दे देना चाहिए। वयस्कों में उतना 2 से 4 लीटर तक, तो 10 से 20 गिलास तक ORS दिया जा सकता है। ORS के 1 लीटर घोल में सोडियम क्लोराइड, ये आपका याद करके रखना है आपको, ठीक है। क्लोराइड 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, डेक्सट्रोज शर्करा 20 ग्राम शर्करा। दीर्घकालीन दस्त ये तो आहारी परिवर्तन निम्न है। ऊर्जा कमजोरी और शारीरिक वजन की कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा की मांग 10 से 20% की वृद्धि हो जाती है। शारीरिक ऊतकों में निर्माण में शरीर क्षति, टूट फूट की मरम्मत है तो प्रोटीन की आवश्यकता 50% में वृद्धि हो जाती है। कार्बोज ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्च कार्बोज युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि आंतों में आराम की दृष्टि से रेशों में मात्रा कम से कम 1-2 ग्राम देना चाहिए। वसा आंत सक्रिय के कारण वसा और पाचन नहीं हो पाता, अतः आहार में वसीय नियंत्रण करें क्योंकि यह आसानी से पचने योग्य है। आहार में पाइसीकृत वसा जैसे मक्खन, दूध सम्मिलित कर सकते। खनिज लवण, आंतों के लौह लवण, कैल्शियम की अवशोषण अवरोध हो जाता है, अतः आहार में कैल्शियम और लौह लवण युक्त खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन बी समूह, वसा व घुलनशील विटामिनों की क्षति के आहार पर आपूर्ति करना चाहिए। आहार व आहारी प्रारूप आसानी से पचे योग्य, नरम, बिना मिर्च मसाले वाले, निम्न रेशे युक्त वसा विहीन भोज्य पदार्थ देना चाहिए। आहार की अच्छी तरह से पका हुआ, नरम व अर्ध ठोस आहार सम्मिलित होता है। रोगों की पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदार्थ पीने चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंदाग्नि के कारण रोगी एक साथ अधिक मात्रा में भरपेट भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। 6 से 8 अल्प अवधि में आहार प्रतिदिन है। ज्वर है, शरीर की तापक्रम व सामान्य तापक्रम में अधिक होना। शारीरिक तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट पे बढ़ोतरी द्वारा ज्वर बुखार कहलाता है। अवधि में तीव्रता के आधार पर ज्वर की 3 प्रकारों में बांटा गया है: अल्पकालीन ज्वर, दीर्घकालीन ज्वर और मध्यकालीन ज्वर। अल्पकालीन ज्वर इस प्रकार के ज्वर तीव्रता अधिक रहती है किंतु अल्प समय की तक ही रहती है। सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, टाइफाइड जैसे कारण हो सकते हैं। अल्पकालीन ज्वर में, दीर्घकालीन ज्वर में होता है तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है किंतु वो काफ़ी समय, लंबे समय तक बना रहता है। तपेदिक व क्षय रोग, टीबी। मध्यकालीन ज्वर जैसे मलेरिया है। ज्वर की स्थिति में शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन। ज्वर की स्थिति में शरीर में आहारीय उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही ग्लाइकोजन वसीय तंतु में क्षय होने से उपस्थित संग्रहित भंडार में कमी आ जाती है। प्रोटीन की उपापचय में वृद्धि होने से गुर्दे की अधिक मात्रा में यूरिया मल के रूप में निष्कासित करना पड़ता है, जिस कारण इस अंग में अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाता है। अधिक पसीना आने से एवं पसीने के रूप में शरीर में जल, सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम लवण की निकल जाता है, जिससे व्यक्ति निःशक्त होकर कमजोर हो जाता है। बुखार की श्वास क्रिया काफ़ी तेज हो जाती है और साथ ही फेफड़े, रक्त परिसंचरण संस्थान को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। बुखार के कारण पाचन तंत्र गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भूख नहीं लगती है। भोजन भी देर से पचता है। भोजन देते समय जी मिचलाने लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। बुखार की अवस्था में सभी पोषक तत्व आवश्यकता बढ़ जाती है। लंबे समय तक रोगी भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, कुपोषित हो जाता है। आहार में सुधार और परिवर्तन करना आवश्यक होता है। बुखार की स्थिति में सभी पोषक तत्वों की शारीरिक आवश्यकता पूर्ति नहीं की जा सकती। शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है। व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, अतः संक्रामक रोगों से खतरा बढ़ जाता है। दवाइयों के साथ साथ पोषण स्तर में गिरावट आने के लिए कि आहार में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। आहारी उपचार, देखो बच्चों, आहारी उपचार की आवश्यकता है। देखो, हम जो दवाई लेते हैं, दवाई से क्या होता है, वो रोग रुकता है, लेकिन हम ठीक तो किससे होते हैं, अपने भोजन से ही ठीक होते हैं। तो हमें भोजन पे ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आहारी उपचार, ज्वर की स्थिति में आहार रोग के स्वभाव व तीव्रता पर निर्भर करता है। शारीरिक तापक्रम के बढ़ने, तंतुओं की अत्यधिक क्षय होने के कारण ऊर्जा की मांग 50% बढ़ जाती है। बेचैनी, अस्थिरता से ऊर्जा की मांग बढ़ने से ज्वर की स्थिति में रोगी आहार ग्रहण नहीं कर सकता, अतः इस समय ऊर्जा की अधिक मांग की आपूर्ति संभव नहीं होता है। किंतु ज्वर के उतर जाने पर अधिक ऊर्जा युक्त सुपाच्य हल्का भोजन दिया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके। प्रोटीन उपापचय
अधिक होने के कारण प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है तथा दैनिक आवश्यकता में 50% प्रोटीन की प्रस्तावित है। प्रोटीन भी उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, जैसे अनाज, दालों से मिश्रण, दूध, अंडा आदि। स्थिति में यकृत, वसीय ऊतकों के संग्रहित ग्लाइकोजन भंडार की कमी आने से कार्बोज की मांग भी बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति अधिक शर्करा युक्त आहार देकर की जा सकती है। ग्लूकोज का कार्बोज का अधिक सरलता रूप होता है, इसलिए अवशोषित अति शीघ्रता से होता है। यह शरीर में पहुंचने वाली तुरंत ऊर्जा प्रदान की जाती है, अतः 2 या 2 घंटे अंतराल में ग्लूकोज की पानी में घोलकर फलों का जूस साथ में मिश्रण दूध के साथ मिलाकर दिया जाना चाहिए। ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु रोग में सुधार लाने के लिए जब व्यक्ति की पाचन क्षमता विकसित हो जाती है, पाचीकृत वसा आहार जैसे कि क्रीम, दूध, अंडे, जर्दी दी जा सकती है, क्योंकि यह वसा सुपाच्य होती है। शरीर में पसीने के रूप में बाहर जल का निष्कासन होता है। जल के साथ सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम के अधिक उत्सर्जन होता है, अतः आपूर्ति नमक, फलों के रस से की जा सकती है। बुखार की अवस्था में विटामिन ए, विटामिन सी की मांग बढ़ जाती है, साथ ही कुल ऊर्जा की मांग भी अनुपात में थायमिन, राइबोफ्लोरिक, नियासिन आदि आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः आहार में अंकुरीकरण, खमीरीकरण खाद्य पदार्थों को मिश्रण व्यंजनों में समावेश करना चाहिए। संपूर्ण अनाज दालों के श्रेयकर होता है। बुखार में मूत्र पसीना के माध्यम से जल उत्सर्जित होता है। 2.5 से 5 लीटर तक की जल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पेय पदार्थ के रूप में तरल पदार्थ दिया जा सकता है, जो का पानी, फलों का रस, दूध, सब्जियां, सूप, ग्लूकोज, पानी, दूध आदि से रूप में रोगों के प्रतिदिन के पदार्थ बढ़ाने चाहिए। आयोजन करते समय निम्न ध्यान योग्य आहार उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन, न्यून वसा व युक्त हल्का व सुपाच्य भोजन हल्का ताज़ा होना चाहिए। तरल पेय पदार्थों की अधिकाधिक मात्रा में आहार सम्मिलित किया जाता है। ग्लूकोज की पानी, फलों का रस, चावलों व जौ का पानी, फटे हुए दूध के पानी, छेना, दाल, सब्जियों का सूप है। आहार रोगी के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट व सभी पोषक तत्वों से युक्त परिपूर्ण होना चाहिए। रोगावस्था में सुधार लाने के लिए अर्ध ठोस व ठोस नए भोज्य पदार्थ जैसे कि दलिया, खिचड़ी, उपमा, सूजी, पतली खीर, मूंग दाल, रोटी, लौकी, सब्जी आदि के लिए भी निरवर उतर जाने पर आहार धीरे धीरे परिवर्तन कर आहार में किया जाता है। आहार 2 या 2.5-3 घंटे के अंतराल में अल्प मात्रा में दिया जाना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र अनावश्यक भार न पड़े। आहार में अधिक मिर्च मसाला युक्त तले हुए अत्यधिक नशे वाले भोज्य पदार्थ वर्जित हैं। भोजन मौसम के अनुरूप उचित तापमान आकर्षक ढंग से परोसे, जिससे रोगी मन में पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण कर सके। आहारीय उपचार के साथ साथ नियमित रूप से डॉक्टर की परामर्श भी आवश्यकता है। यह आपको दीर्घकालीन, क्योंकि ये बहुत ही मस्ट था, ये आपका लेसन जो मैंने आज डाला है, आप लोगों को इसको अपने घर, ये तो दैनिक चीज़ के लिए ही है, तो आप लोगों को तो लेसन में भी है, तो आप अपने घर की मदद भी कर सकते हैं और इसमें से आपका बन के आएगा एक प्रश्न बन के। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए और याद करिए और बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर जाए।